अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले आपने ना डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या था कि अगर मैं किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जवाब जो है वो स्केलर आ जाता है। ठीक है, ये ऐसे प्रोडक्ट को मैंने नाम दिया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। नाम से जाहिर है कि अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब भी क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए। देखें, वेक्टर प्रोडक्ट यानी दो वेक्टर को प्रोडक्ट करें और जवाब भी क्या आए, वेक्टर आए। ठीक है। क्रॉस का मतलब है कि उन दोनों के दरमियान जो प्रोडक्ट है उसको आप क्रॉस से जाहिर करेंगे। डॉट की बारी में आपने दोनों वेक्टर के दरमियान प्रोडक्ट को डॉट से जाहिर किया था, कुछ इस तरह से। अब आप दोनों वेक्टर के दरमियान प्रोडक्ट को क्रॉस से जाहिर करेंगे तो ये बन जाएगा वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। अब रिवाइज करते हैं। आपके पास था एक ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब आप इसको खोलते थे ना तो जवाब आता था ए बी कोज थीटा। ठीक है, ये था डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करूंगा ना तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए मैं इधर डॉट लगाऊंगा, इनके दरमियान क्रॉस लगाऊंगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जवाब आता है ए बी साइन थीटा। बच्चों ये फ़र्क है। स्केलर प्रोडक्ट में आप कोस थीटा लिखते थे और वेक्टर प्रोडक्ट में आप साइन थीटा के साथ ओपन करते हैं इसको। अगली बात, अभी तक तो ये मैग्नीट्यूड है। देखें ना, ये वाली ए और बी वेक्टर को जब डॉट किया था तो ए बी कोस थीटा आया था। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड थी ना, स्केलर थी। तो साइन थीटा भी तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन देने के लिए आप इसके साथ एन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों एन यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। अगर आपके पास कोई भी प्लेन है ना, जैसा कि ये क्लिप बोर्ड देखें, ये एक प्लेन है टू डायमेंशनल। ठीक है, ऐसा ही कोई भी प्लेन होगा ना वो स्केलर होता है, मतलब उस प्लेन का जो एरिया होता है वो स्केलर होता है। अगर आप उस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जैसा कि ये बोर्ड मार्कर, तो वो वेक्टर बन जाता है। क्या मतलब समझिएगा, ये मेरा हाथ है ना, एक प्लेन सरफेस है बच्चे, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ये ब्लैक वाली ड्रॉ करता हूँ ना, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा और इसकी ये जो डायरेक्शन होगी इसको बोलते हैं एन यूनिट वेक्टर। यानी एन यूनिट वेक्टर एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि किसी प्लेन एरिया को मिलती है तो वो वेक्टर बन जाता है। वो एरिया क्या बन जाता है, वेक्टर। तो यहाँ पर भी आपने ए क्रॉस बी को ओपन करना है तो बनेगा ए बी साइन थीटा। अब ए बी साइन थीटा इटसेल्फ मैग्नीट्यूड है, उसके साथ एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है। ठीक है, एन यूनिट वेक्टर की कन्फ्यूजन आपको मज़ीद क्लियर होगी थोड़ी देर बाद। अच्छा, मैंने क्या किया, अब क्रॉस प्रोडक्ट को डायग्राम से समझते हैं। आपने दो वेक्टर्स ले लेने हैं। दिस इज़ वेक्टर ए ब्लैक से और ये वेक्टर बी है रेड से। आपने बच्चों दोनों को एक पॉइंट पर मिला दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई हेड टू टेल रूल नहीं है कि आप एक वेक्टर की हेड को दूसरे की टेल के साथ जोड़ें, ऐसा नहीं होना। फिर आपने कैसे करना है, दोनों की टेल्स को जोड़ दिया है। ठीक है, दोनों को एक पॉइंट पर मिला दिया है। अब दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है थीटा। अच्छा बच्चों देखो, एंगल टोटल दो बनते हैं। अगर मैं एक वेक्टर ये लूँ और एक वेक्टर ये लूँ, दोनों के दरमियान ना दो एंगल बन रहे होते हैं। कौन कौन से, एक ये छोटा एंगल और एक ये वाला बड़ा एंगल जो कि पीछे से बन के आ रहा है। ठीक है, तो आपने दोनों के दरमियान वाला छोटा एंगल लेना है। दोनों के दरमियान जो पीछे से बाहर से बड़ा एंगल बन रहा होगा हम उसको इग्नोर करेंगे। हम प्रेफर करेंगे दोनों के दरमियान छोटे एंगल को और उसको नाम दे देंगे थीटा का। अगली बात देखें, ये जो दोनों वेक्टर है ना, ये इस प्लेन एरिया, ब्लू कलर के प्लेन एरिया पे पड़े हुए हैं। यानी एक प्लेन एरिया है, उसके अंदर ये दो वेक्टर्स हैं, समथिंग लाइक दैट। ये प्लेन एरिया है, उसके ऊपर दो वेक्टर्स पड़े हैं। ये जो ब्लैक वाला है ये वेक्टर ए है
और ये जो रेड वाला है ये वेक्टर बी है। दोनों को मैंने दोनों की टेल से जोड़ दिया है। अब ये एक प्लेन के ऊपर पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी डायरेक्शन लेना चाहता हूँ तो बच्चे मैं क्या करूँगा, तवज्जो देना, मैं इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर रख दूंगा। जैसा कि ग्रीन वाला वेक्टर क्या है, इन दोनों के ऊपर एक परपेंडिकुलर है। बच्चे इसको बोलते हैं एन यूनिट वेक्टर। मैंने पहले बताया एन यूनिट वेक्टर एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है। सो इन दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर के ऊपर पड़ा हुआ है ये एन यूनिट वेक्टर। समझो ज़रा, ए और बी वेक्टर थे, इनके ऊपर मैंने ये लाइन सीधी ब्लू कलर में क्यों शो की, क्योंकि इन दोनों का परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर एन यूनिट वेक्टर होता है और वो डायरेक्शन को बताता है। किसकी डायरेक्शन? ए क्रॉस बी को जब ओपन करेंगे तो जवाब भी वेक्टर आएगा और हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। जबकि ए बी साइन थीटा जस्ट आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, एन यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देगा। अच्छा, एन यूनिट वेक्टर को मालूम कैसे करना है? क्या मतलब, देखिएगा ये दो वेक्टर्स है ना आपके पास, आपने इनके ऊपर परपेंडिकुलर यूं रख दिया। सवाल पैदा होता है नीचे भी तो परपेंडिकुलर है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर ऊपर को ही रखना है या फिर नीचे को भी रख सकते हैं? उसके लिए एक रूल है, राइट हैंड रूल। ये रूल बताएगा कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो मैंने आपको ब्लू से ऊपर की तरफ शो किया है, ये ज़रूरी नहीं ऊपर ही है बच्चे, ये नीचे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। तो राइट हैंड रूल आपको बताएगा। अच्छा, राइट हैंड रूल क्या कहता है? आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, आप ले रहे हो उनका क्रॉस, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक उन दोनों में से जो पहला वाला वेक्टर है, ए और बी में पहले कौन सा लिखा है? ए। तो उनमें से जो पहला वाला वेक्टर है ना, उसके ऊपर अपना राइट हैंड सीधा करके रख लो, ठीक है, और उसको घुमा के दूसरे वेक्टर की तरफ ले जाओ। मैंने क्या बोला देखें, ये वेक्टर था ए और ये वेक्टर है बी। पहला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। कैसे पता चला? क्योंकि ए क्रॉस बी ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पर पहला कौन सा है? ए वेक्टर। तो पहले के ऊपर अपना हाथ रख लिया और इसको लेकर जाना है मूव करके दूसरे की तरफ। तो वो जो दें, पहले के ऊपर अपना हाथ रख लेना है, तो ये ए के ऊपर अपना हाथ रख लिया, जाना है बी यानी दूसरे की तरफ। तो आपका जो थंब होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, लिहाजा आपका जो थंब है वो एन यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन को बताएगा। तो हम राइट हैंड रूल क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द एन यूनिट वेक्टर, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए, ठीक है। तो हमने पहले वेक्टर पे अपना हाथ रखना है और दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है। आपका जो थंब है वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन। कौन सा प्लेन? जिस प्लेन के ऊपर दोनों वेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से वेक्टर एन यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन भी आपने मालूम कर ली बाय द राइट हैंड रूल। लास्ट बार बताऊंगा, पहले वेक्टर पे अपना हाथ रखना है, दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है और आपका जो थंब होगा वो डायरेक्शन को बताएगा। अच्छा, लेट सपोज हम मालूम करते हैं ए क्रॉस बी मालूम किया ना आपने, अब आप मालूम करो बी क्रॉस है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो क्या ओपन करेंगे? बी ए साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखें बी ए साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैसे मालूम कर सकते हैं। एन यूनिट वेक्टर अब क्या करना है? राइट हैंड रूल से मालूम करना है। तो इस बार आपके पास पहला वेक्टर कौन सा है? बी। जाना किधर है? ए की तरफ। तो आपने ऐसे नहीं जाना, बी से ए की तरफ आप ऐसे मूव कर लो, मतलब हाथ सीधा ही रखो और बी से ए की तरफ जाओ, ऐसा नहीं होता। आपने नेचुरली अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। आपकी जो फिंगर्स है ना वो ऐसे मूव करती है नेचुरली, ये मूव जो है ना ये इस तरह से वो मूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो आपको इस मकसद के लिए बी क्रॉस ए के लिए अपना हाथ उल्टा करना पड़ेगा। अब देखें बी के ऊपर आप हाथ रखेंगे, ए की तरफ आपकी फिंगर्स नेचुरली कर्ल करेंगी। तो मैंने बी के ऊपर हाथ रखा और ए की तरफ मूव किया,
दिस वाज द नेचुरल मूव, ठीक है। और आपका जो थंब है ना वो इस बार नीचे की तरफ है, तो n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी है, नीचे की तरफ। जब आप b क्रॉस a मालूम करेंगे और a क्रॉस b मालूम करते वक्त n यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, एक वेक्टर पे हाथ रखना है, दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, लेकिन जाना ऐसे है कि आपकी फिंगर्स नेचुरली कर्ल हों। जैसा कि a क्रॉस b में a पे हाथ रखा, b की तरफ मेरी फिंगर्स कर्ल होना नेचुरल है, और थंब मेरा ऊपर की तरफ होना भी नेचुरल है। जबकि b क्रॉस a में आते वक्त मुझे अपना हाथ उल्टाना पड़ता है। अब ये b है और ये a है, तो b से a जाना है और मेरा जो थंब है ना वो नेचुरली नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन भी क्या होनी है, नीचे की तरफ होनी है। ओके, लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट को समझ चुके हो, बेसिकली उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझ लो। नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये नॉन कम्यूटेटिव है। डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को याद करो ना, तो वो कम्यूटेटिव था। क्या मतलब कि अगर हम a डॉट b करते थे तो बराबर आता था b डॉट a के, यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और उनकी तरतीब चेंज कर दें। मतलब पहले a डॉट b था, फिर तरतीब चेंज की तो क्या बन गया, b डॉट a, फिर b बराबर आए, यानी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, तरतीब चेंज जैसे मर्जी कर दें, वो प्रोडक्ट सेम आए, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट था। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट इज़ अ नॉन कम्यूटेटिव, मतलब दो वेक्टर्स को प्रोडक्ट लें और उनकी तरतीब चेंज कर दें तो वो सेम नहीं आएगी, इसको बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव। क्या कैसे सेम नहीं आएगी, सुने ज़रा। जब मैंने a क्रॉस b लिया तो डायरेक्शन क्या थी, ऊपर की तरफ थी। जब मैंने b क्रॉस a लिया तो डायरेक्शन क्या थी, नीचे की तरफ थी। ये वाली ग्रीन से डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो एक में a क्रॉस b में डायरेक्शन ऊपर है और b क्रॉस a में डायरेक्शन नीचे है। तो जब दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट का जवाब वेक्टर आता है, स्केलर नहीं आता ना, वेक्टर में डायरेक्शन भी मैटर करती है, और डायरेक्शन तरतीब के चेंज करने से चेंज हो रही है, लिहाजा दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज द नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली बात, आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a। अब माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखिए बच्चे, a क्रॉस b को ओपन किया, ए बी साइन थीटा आया, b क्रॉस a को ओपन किया, बी ए साइन थीटा आया। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। a और b, a फॉर एग्जांपल अगर 5 है और b फॉर एग्जांपल अगर 10 है, तो 5 और 10 कितना होता है, 50। और सिमिलरली a इधर क्या मैंने रखा, 5, और b इधर रखा 10, तो 5 और 10 कितना हो गया, 50। कहने का मतलब है कि इन ऑर्डर के चेंज करने से मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही, लिहाजा मैंने दोनों को इक्वल कर दिया मैग्नीट्यूड के लिहाज से, और नेगेटिव का साइन लिखना है कि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी, ऑपोजिट हो जाएगी, लिहाजा ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिव। अगली बात, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, यानी ऐसे दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, जैसा कि a वेक्टर और ये वाला b वेक्टर है ना, तो इनके दरमियान एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये वाले परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहलाते हैं। अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एंगल कितना है, 90 डिग्री। और चूंकि अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, यानी a क्रॉस b ओपन करता हूँ, तो क्या बनता है, ab साइन थीटा। क्या बनता है, ab साइन थीटा। अब थीटा 90 डिग्री है क्योंकि मैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स को स्टडी कर रहा हूँ, सो ये बन जाएगा ab साइन 90, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। कैलकुलेटर कहता है कि साइन 90 होता है 1, तो अगर साइन 90 1 हो गया तो पीछे बच गया ab, तो a क्रॉस b क्या आ जाएगा, बराबर ab के। बच्चों ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, आपने साथ में डायरेक्शन भी लिखनी है। तो a क्रॉस b यहाँ पर n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन
यहाँ पर n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन और यहाँ पर भी n यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, सो A क्रॉस B इक्वल्स टू ए बी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, क्योंकि साइन 91 आ गया और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। साइन कोस वगैरह की वैल्यू मैक्सिमम ही 1 होती है। ठीक है, तो अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो जवाब मैक्सिमम आ जाएगा, विच इज़ द ए बी, n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब आपके पास पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, सुने ज़रा। ये जो दो वेक्टर्स है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर। बच्चे जिनकी डायरेक्शन सेम है ना, जैसा कि ये मैंने बना दिए हैं, ये होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। और जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जैसा कि अगर ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन रखते हैं। अब जो पैरेलल वेक्टर्स है ना, ये वाले, इनके दरमियान एंगल यानी थीटा होता है 0 डिग्री, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती हैं, इनके दरमियान एंगल होता है 180 डिग्री। अब देखें, नेक्स्ट देखें, आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है तो ए क्रॉस बी को ओपन करें ज़रा, बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, थीटा कितना यूज़ करूँगा, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ पैरेलल 0 डिग्री वाले और एंटी पैरेलल 180 डिग्री वाले। अच्छा, मज़े की बात, जब आप कैलकुलेटर करते हो तो साइन यहाँ पर आ रहा है ना, साइन थीटा, तो साइन 0 भी 0 होता है, यानी साइन 0 डिग्री भी 0 होता है, और साइन अगर 180 हो तो वो भी क्या हो जाता है, 0। तो जब साइन थीटा का जवाब क्या आ जाएगा, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है जवाब क्या हो जाएगा, 0। लिहाजा ए क्रॉस बी ये वेक्टर 0 जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट बात, इनके साथ n यूनिट वेक्टर आना है डायरेक्शन के लिए। बच्चे आप इसको ये नहीं कहेंगे कि अगर आप पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर को स्टडी करें तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है, ऐसा नहीं है। इसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके साथ डायरेक्शन हो, तो देखें n यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन है, और 0 क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपने 0 को डायरेक्शन दे दी तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो 0 मैग्नीट्यूड होगी तो उसको बोलेंगे दिस इज़ 0, लेकिन अगर उसी 0 को डायरेक्शन दे दी जाए तो उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर। मतलब आपने एक वेक्टर लिया a, आप a के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखें, अगर वेक्टर a ऐसे पड़ा हुआ है तो मुझे a को a से ही प्रोडक्ट लेना है, तो ये भी क्या है, a वेक्टर ही है। अब देखें, दोनों वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल हो गए ना, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो पैरेलल वाला केस आएगा, यानी एंगल 0 आ जाएगा, और साइन 0 भी क्या होता है, 0। यानी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो सेल्फ वेक्टर का, तब भी वो नल वेक्टर आता है, यानी 0 मैग्नीट्यूड और n यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। अच्छा, एक और बात सुन लें, आप नल वेक्टर को ऐसे भी जाहिर करते हैं, मतलब 0 लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो हेड लगाएंगे। देखिए, अगर मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ तो वो तो 0 ही है। 0 और नल वेक्टर में क्या फ़र्क होता है, नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, जबकि 0 इटसेल्फ एक 0 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं ना, वेक्टर नहीं ना। तो यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी क्या थी, सेल्फ प्रोडक्ट। 5th प्रॉपर्टी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपने एक स्ट्रक्चर देखी है जो पैरेललोग्राम कहलाती है, ये वाली। अगर 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और वो 2 वेक्टर्स इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड्स यानी करीब करीब वाली साइड। ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये वाली साइड है, ऐसा नहीं है। 2 साथ करीब जुड़ी हुई साइड्स हैं, 2 वेक्टर्स हैं
वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो ए बी साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड है और एन यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन है। आपने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है विच इज़ ए बी साइन थीटा, और ये वाली मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम का एरिया है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या समझे, अगर आप दो वेक्टर्स ऐसे रखते हैं कि वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हों, जुड़ी हुई साइड्स हों, तो उन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो उसी पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होती है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हों, उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। ठीक है, अब हम लास्ट पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। नंबर 1, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। बच्चों एफ क्या है, फोर्स है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ये टर्म आपने नहीं पढ़ी हुई, मैं इसको समझाता हूँ। आर इज द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। मतलब यहाँ पर आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इन प्लेन में या इस प्लेन में एक पॉइंट है पी पॉइंट, और बच्चों ये वाला पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। तो अगर हम चेक करें इस पी पॉइंट की लोकेशन या पी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो मैं कैसे करूँगा, एक वेक्टर बनाऊँगा जिसका टेल ओरिजिन पे होगा और जिसकी हेड जो है वो पी पॉइंट पर होगी, ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर को बोलते हैं आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये वाला आर कहलाता है। तो फोर्स एफ ये भी वेक्टर है और आर पोजीशन वेक्टर है। जब आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो आपके पास मिलता है टॉर्क, और टॉर्क भी वेक्टर है। तो देखें, दो वेक्टर का क्रॉस किया यानी प्रोडक्ट लिया और जवाब भी क्या आया, वेक्टर। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कोई बच्चा टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर लिखता है ना, तो वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर टॉर्क बराबर आ रहा है आर क्रॉस एफ के, तो आप इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते, ये क्रॉस प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करें। एफ फोर्स इज इक्वल टू क्यू चार्ज, चार्ज बच्चों स्केलर होता है। ठीक है, इज इक्वल टू वी वेलोसिटी, और बी जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आप सेकेंड ईयर में जाके शायद पढ़ेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है बी। तो देखें, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने लिया है और वो क्रॉस प्रोडक्ट था, जिसकी वजह से जवाब में भी क्या निकला, वेक्टर निकला। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जबकि Q जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, लिहाजा वो डायरेक्शन पे अपना कोई रोल नहीं रखती। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें आपने वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट सीखा।